Hello everyone. Today we will start new chapter of history, chapter 6 early kingdoms. So heading से आपको क्या समझ में आता है कि जो अर्ली किंगडम इस्टेब्लिश हुए थे वो कहाँ पर हुए थे और कैसे हुए थे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक बिकमिंग पावरफुल रूलर्स. प्रीवियस चैप्टर में तो हमने क्या पढ़ा था कि धीरे धीरे कैसे सोसाइटी चेंज होती गई. पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे एंशियंट पीपल, उसके बाद उन्होंने सेटल्ड कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया, वो लोग फार्मिंग करने लग गए. फिर धीरे धीरे जो उनके ट्राइबल कम्युनिटी होती थी, जिस वो एक कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल में जो वो लोग रहते थे, वो अपना एक लीडर चूज़ करते थे. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, एक जना, ओके, पूर्व जना, भारत जना, यदु जना, ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ होती थी. तो वो लोग क्या करते थे, अपना जो लीडर वो लोग खुद चूज़ करते थे. कैसे? जो उन्हें लगता था कि इसके पास अच्छी स्किल्स है या अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, वो उसे चूज़ करते थे और उसे अपना चीफ या राजा बनाते थे. ओके. अब पावरफुल रूलर्स कैसे बनना स्टार्ट हुए? So we had read during the time when Rigveda was composed, there were many warring tribes and clans in Indian subcontinent whose chiefs might have been referred to as the Rajas. ठीक है, जो ऋग्वेदा पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा, ऋग्वेदा कौन सा पीरियड था? अर्ली वैदिक पीरियड था. ठीक है. सो ऋग्वेदा जो इसने कंपोज किया, उनमें हमने पढ़ा कि बहुत सारी वॉरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी जो इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी. उसमें उनका एक चीफ वो लोग सिलेक्ट करते थे, जिसको वो लोग कहते थे राजास. द राजास प्रोटेक्टेड द जना और पीपल एंड वर प्रोबेबली चूजन बाय दैम. ठीक है, वो राजा जिसको बनाते थे वो उन जना को प्रोटेक्ट करते थे. उनकी कोई कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, कोई पैलेसेस नहीं होते थे, आर्मीज़ नहीं होती थी उन लोगों के पास. ना ही तो वो टैक्स कलेक्ट करते थे पीपल से, और ना ही जो उनके सन होते थे उनको ऑटोमेटिकली किंगशिप दी जाती थी. जैसे क्या होता है, कोई राजा होता है, अगर वो राजा की डेथ हो गई तो उसका वारिस जो होता था, उनका जो सन होता था, वही नेक्स्ट राजा बनता था. लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं था. ना ही तो ये लोगों के कोई बड़े बड़े महल होते थे, ना इनके पास आर्मी होती थी. तो जब इनके पास इन सब चीज़ें होती नहीं थी तो इन्हें पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो ये टैक्स भी क्यों कलेक्ट करेंगे? तो ये टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे. और ना ही इनके बेटे, ज़रूरी नहीं है कि जो चीफ़ है उसी का बेटा फिर से चीफ़ बनेगा. जिसके पास स्किल्स अच्छी होती थी, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती थी, जो जिसके पास स्किलफुल वॉरियर्स होते थे जो लोग, उन्हें ये लोग अपना चीफ चूज़ करते थे. Okay, so around 3000 years ago, the tribal setup of society and power and role of rajas started transforming. So 3000 साल पहले जो ट्राइबल सेटअप था सोसाइटी का, उसमें जो राजा की पावर थी, जो रोल था, वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, 3000 साल पहले राजा बनना स्टार्ट हो गए थे. Some became big and powerful raja by performing very big sacrifices or yajnas such as अश्वमेध यज्ञ और हॉर्स सेक्रीफाइस. ठीक है. अब ये तो हो गया एक ट्राइबल कम्युनिटी का कि वो एक, ठीक है, उन्होंने चीफ चूज़ कर लिया, उसे वो लोग राजा बोलते थे. अब जो ज़्यादा पावरफुल राजा जो जो हम लोगों ने देखा है माइथोलॉजिकल मूवीज़ में, वैसे उस टाइप के राजा कैसे बनना स्टार्ट हुए कि जो भी राजा बिग सेक्रीफाइस करते थे. यजनास, यजनास मीन्स यज्ञ. ओके. सो जो कोई स्पेशल यज्ञ करते थे, जैसे कि आपने अगर रामायण देखी हो, अभी लेटेस्ट टेलीकास्ट हुई थी, तो रामायण में आपने लास्ट लास्ट के एपिसोड में देखा होगा, जो श्री राम भगवान होते हैं वो लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं. तो वो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि उनका जो हॉर्स होता था, उस हॉर्स को वो लोग फ्रीली छोड़ देते थे. ठीक है, और उस हॉर्स के साथ उनकी आर्मी भी जाती थी. अब उस हॉर्स को फ्री छोड़ देते थे तो वो हॉर्स उसकी मर्जी हो वहाँ वो घूमता था. ठीक है. तो वो घूमते घूमते जहाँ भी जाता था, उतना उतना एरिया वो राजा के अंडर में हो जाता था, जो भी राजा ये यज्ञ परफॉर्म करते थे. अगर वो दूसरे किंगडम में चला गया घूमते घूमते, तो जो दूसरे किंगडम का राजा है, या तो उसे वो जिस एरिया में हॉर्स घूमा वो एरिया या तो जो राजा यज्ञ करवा रहा है उसे देना पड़ता था, या फिर उसके बदले में उसे लड़ाई करनी पड़ती थी. तो जो भी राजा, उसको लगता था कि नहीं, हम इतना पावरफुल नहीं है, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं जो राजा वो पावरफुल है, तो वो अपनी टेरिटरी उन्हें दे देते थे. और अगर वो टेरिटरी नहीं देते तो फिर उन्हें बैटल करनी पड़ती थी. ओके. सो ये होता था अश्वमेध यज्ञ. तो जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, और इस तरह से उनकी टेरिटरी भी एक्सपैंड हो जाती थी. ओके.
फिर ड्यूरिंग द यजना द राजा सैट ऑन अ स्पेशल प्लेस लाइक अ थ्रॉन और अ टाइगर स्किन टू परफॉर्म द मेन रिचुअल्स। अब यज्ञ करने के टाइम पे क्या होता था, जो राजा होते थे उनकी स्पेशल सीट होती थी, या तो थ्रॉन पे बैठते थे, मीन्स सिंहासन पे बैठते थे, या फिर टाइगर की स्किन पर बैठते थे। अब वो टाइगर की स्किन पर बैठने का मतलब क्या होता था कि टाइगर कितना पावरफुल होता है, ओके, पावरफुल एनिमल होता है टाइगर, तो उसकी स्किन पर बैठना मीन्स वो राजा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो अपना एक इन्फ्लुएंस मेंटेन करके रखते थे। स्पेशल ट्रेंड प्रिस्ट परफॉर्म यजना एंड वर ऑनर्ड विद गिफ्ट्स, ठीक है। अब ये यज्ञ करवाता कौन था, जो प्रिस्ट होते थे, ब्राह्मण जो होते थे, वो लोग ये यज्ञ करवाते थे और राजा उन्हें गिफ्ट देते थे। राजास चैरियटर नरेटेड इंसिडेंट्स ऑफ हिज मैग्निफिसेंट अचीवमेंट इन द बैटल फील्ड। चैरियटर कौन होता है, सारथी, जो कि रथ चलाता है, ठीक है। तो उन राजा का जो चैरियटर होता था वो सारे इंसिडेंट को नरेट करता था कि बैटल फील्ड में राजा ने कैसे लड़ाई करी, उनकी मैग्निफिशेंसी बताते थे। हिज फैमिली मेम्बर परफॉर्म वेरियस माइनर रिचुअल्स, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो फिर माइनर रिचुअल परफॉर्म करते थे। जैसे मेन जो रिचुअल होगा अश्वमेध यज्ञ, वो तो राजा ने कर लिया, उसके अलावा भी छोटी मोटी जो पूजा पाठ होती है वो उनके फैमिली मेम्बर्स कराते थे। द विश और द पीपल एंड किंग्स हु हैड एक्सेप्टेड हिज ऑथोरिटी विटनेसेस द एंटायर रिचुअल एंड प्रेजेंट गिफ्ट टू द राजा। विश किसे कहा गया था, जो जन होते हैं, जो कॉमन पीपल होते थे, उन्हें विश कहा जाता था, ओके। वो और किंग्स उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे जिनके प्रेजेंस में सारे रिचुअल परफॉर्म हुए, और फिर वो राजा को गिफ्ट देते थे। इस सेक्रीफाइस के बाद राजा को एज अ पावरफुल रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था। जो ये यज्ञ करवा लेते थे वो राजा पावरफुल बन जाते थे। ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द रूलर ऑफ किंगडम दैट ही हैड कन्क्वर्ड, उन्हें उस किंगडम का रूलर बना दिया जाता था, ठीक है। अब उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता था। The three Vedas, namely Samved, Yajurved, and Atharved, and some other books such as Brahmanas and Upanishads, were written after Rigveda and therefore known as latter Vedic text. ठीक है, जो ऋग्वेद थे वो अर्ली वैदिक टेक्स्ट है, और बाद के जो तीन वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इसके अलावा ब्राह्मणास, उपनिषद, ये जो भी है सब ये लेटर वैदिक टेक्स्ट होते थे, ठीक है। इन्हें बाद में लिखा गया। ऋग्वेद में तो क्या होता था, लिखते नहीं थे, उस समय लिखना नहीं आता था किसी को, सिर्फ सुनना और पढ़ाना होता था, कि गुरु पढ़ाते थे, शिष्य सुनते थे, फिर शिष्य सुन के फिर उनके और कोई शिष्य बनते थे तो वो उन्हें सुनाते थे, ठीक है। तो सिर्फ सुनना और समझना ही चलता था, उसमें लिखना नहीं होता था। लेकिन लेटर वैदिक टेक्स्ट जो आए उनमें फिर लिखना स्टार्ट हो गया था, वो संस्कृत में या जो भी उन्हें लैंग्वेज आती थी प्रिस्ट को, वो लोग उसमें कंपोज करते थे। This book informs us how rulers ruled, how people earned money, what rules of the society were, how rituals including अश्वमेध यजना were to be performed. इन बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग जो रूलर्स होते थे वो लोग कैसे रूल करते थे, वो मनी कैसे अर्न करते थे, उनकी सोसाइटी के रूल्स क्या थे, रिचुअल्स क्या थे, अश्वमेध यज्ञ कैसे परफॉर्म किया जाता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें उन बुक्स से मिलती है। द बुक्स ऑल्सो इन्फॉर्म अस दैट पीपल ऑफ दोज टाइम फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। उन बुक्स से ये भी पता चलता है कि जो पीपल थे वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस परफॉर्म करते थे, ठीक है। दे डिड नॉट एन्जॉय सेम सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अब अलग अलग ऑक्यूपेशन करेंगे तो सोशल स्टेटस भी सबका अलग अलग होगा, किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास कम पैसा होगा, वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो कुछ प्रिस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स तो रिच होते थे, और कुछ जो हर्डर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, लेबरर्स होते थे, फिशिंग फॉक होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, ये लोग पुअर होते थे क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा मनी अर्न नहीं कर पाते थे ये लोग। सो उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो प्रिस्ट होते थे उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया पीपल को, जिसको कहा गया वर्णास। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया पीपल का 4 वर्णास में, ये अकॉर्डिंग टू वर्क किया गया था, ओके। जो ये वर्ण सिस्टम बनाया गया था ये उनके वर्क पे डिपेंड करता था कि कौन कैसा काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे टॉप पे किसे रखा, ब्राह्मण्स को रखा। क्यों, क्योंकि उन्हें एजुकेटेड होते थे वो लोग, उन्हें पढ़ना लिखना आता था, वो लोग टीच करते थे वेदास को, रिचुअल्स परफॉर्म करवाते थे, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाते थे, तो उनको नॉलेज के अकॉर्डिंग उन्हें हाईली रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी में रखा क्षत्रियास को, जो कि वॉरियर्स होते थे, रूलर्स होते थे, जो कि बैटल्स फॉट करते थे और प्रोटेक्शन देते थे पीपल को। फिर थर्ड कैटेगरी में रखा वैश्यास को,
जो कि फार्मर्स होते थे या हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, इन्हें रखा गया वैश्यस कैटेगरी में। और जो फोर्थ कैटेगरी दी गई थी वो थी शूद्रास। उन्हें सबसे बॉटम में रखा गया, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। वो शूद्रास किसे रखा जाता था? जो ये अबव जो 3 कैटेगरीज बताई गई है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस और वैश्यास, इन तीनों में जो भी नहीं काम कर सकता था, इन लोगों के लिए जो काम करते थे उन्हें रखा गया शूद्रास कैटेगरी में। और उन्हें किसी भी तरह की परमिशन नहीं थी, वो लोग कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे, उन्हें अलाउ नहीं था। और जो विमेन होती थी उन्हें भी शूद्रा की कैटेगरी में डाल दिया गया। शूद्रास एंड विमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ण ऑफ देयर फादर्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। जो विमेन होती थी और जो शूद्रास होते थे, इन लोगों को रिचुअल्स परफॉर्म करने की परमिशन नहीं थी और ना ही ये लोग वेदास को पढ़ सकते थे। ओके। द प्रिस्ट डिक्लेयर्ड दैट वन ऑफ अ पर्सन वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब पहले तो इन्होंने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे वर्ण सिस्टम बनाया था कि जो लोग जैसा काम करते उसके अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन बाद में प्रिस्ट को क्या लगा, उन्होंने क्या किया कि उन्हें बाय बर्थ कर दिया कि अब जो जिस कैटेगरी में जन्म लेगा वो उसी का हो जाएगा, भले वो कोई सा भी काम करे। अब बात चेंज हो गई। अब प्रिस्ट को लगा कि अगर हमारे बच्चे जो हुए, मान लो उन्हें वैद पढ़ना नहीं आया या वो लोग रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करवा सकते थे, तो फिर उन्हें तो शूद्र की कैटेगरी में डाल देंगे ना। तो उन्होंने उस चीज़ से बचने के लिए उस कैटेगरी को बाय बर्थ डिक्लेयर कर दिया। इट मीन्स दैट दोज बोर्न टू क्षत्रिय पेरेंट्स वुड ऑटोमेटिकली बिकम क्षत्रियस एंड सो ऑन। मीन्स अगर कोई क्षत्रिय के कुल में जन्म लेगा तो वो क्षत्रिय ही होगा, और अगर किसी ने शूद्र के कुल में जन्म लिया तो वो शूद्र ही रहेगा, भले ही उसके पास कितनी भी अच्छी स्किल्स हो, नॉलेज हो, लेकिन फिर भी उसे शूद्र की कैटेगरी में ही रखेंगे। आया समझ में? Later the priest classified some craft person, hunters, gatherers and those who helped perform burials and cremations as untouchables, probably because of सो लेटर प्रिस्ट ने क्या कर दिया, कुछ जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, हंटर गैदरर्स होते थे, या जो ये बरियल्स का काम करते थे कि कोई मर गया तो उसकी लाश को जलाना या दफनाना, ऐसे लोगों को उन लोगों ने अनटचेबल बता दिया कि वो लोग किसी को टच नहीं कर सकते हैं, वो लोग सबसे दूर रहेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उन्हें वर्ण में भी कोई मतलब प्लेस नहीं दी गई, सबसे नीचे वाली कैटेगरी में उन्हें रखा गया और उन्हें अनटचेबल बताया गया कि ये लोग सबसे दूर रहेंगे, कोई इनको टच नहीं करेगा। ठीक है। ये वर्ण सिस्टम किसके बेसिस पे बनाया गया था? स्टार्टिंग में तो वर्ग के बेसिस पे बना गया था, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस करके उसे बाय बर्थ कर दिया गया। अब ऑपोजिशन टू वर्ण सिस्टम को ऑपोज भी किया गया, विच वॉज लार्जली फॉलोड वॉज कंडेम्ड बाई मैनी ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स की वजह वर्ण सिस्टम का ऑपोजिशन किया गया। अब क्यों किया गया देखिए, सम किंग रिजेक्टेड एट इट एज दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स सुपीरियर टू द प्रिस्ट। कुछ किंग्स ने उसे रिजेक्ट किया, क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि हम लोग रूल कर रहे हैं इस किंगडम पे, तो हम इनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, किनसे? प्रिस्ट से, तो हमें सेकंड कैटेगरी में क्यों रखा गया? जबकि रूल हम लोग कर रहे हैं, वॉर में हम लोग फाइट करते, कोई बैटल होती तो हम फाइट करते, प्रोटेक्शन हम दे रहे पीपल को, तो हम लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं। Many felt that one system should not be based on birth of an individual, while others thought that people following different occupations should be treated equally. कुछ लोगों को फील हुआ कि वर्ण सिस्टम बाय बर्थ क्यों किया गया? ज़रूरी थोड़ी ना कि जिसने शूद्र के जन्म में कुल लिया वो शूद्र ही हो सकता है उसके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हो, वो रूलर भी बन सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाय बर्थ कर दिया था, तो वो भी उन्हें गलत लगा। और कुछ लोगों को लगा कि ऑक्यूपेशंस तो कोई भी काम छोटा या बड़ा तो होता नहीं, काम तो काम होता है, तो काम के बेसिस पे भी क्यों डिवाइड किया गया? सब लोगों को इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जाता है? कुछ लोगों को फ्रीडम चाहिए थी रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने की, तो कुछ ने ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज किया। सो वर्ण सिस्टम वॉज नॉट प्रेवलेंट इन मेनी एरियाज इन सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट, और नॉट मैनी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिस्ट एंड सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन पीपल वर नॉट वाइड। अब देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऋग्वेद वाली जो लिटरेरी सोर्स है, ये जो टेक्स्ट बुक्स थी, ये कौन से एरिया में थी? नॉर्थ वेस्ट में थी। ये पूरे सब जगह नहीं मिले थे लिटरेरी सोर्सेस, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट साइड पे मिले थे।
सो जो अदर साइड थी, नॉर्थ ईस्ट साइड, वहाँ पर इन रिचुअल्स को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता था। ये वर्ण सिस्टम भी वहाँ पर नहीं फॉलो किया जाता था। इतना ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी नहीं था पीपल के बीच में। ओके, नाउ इमर्जेंस ऑफ अर्ली किंगडम्स। अर्ली किंगडम्स कैसे इमर्ज होना स्टार्ट हुए? टुडे सम कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हैव बिकम मोर पावरफुल देन अदर्स बाय रेजिंग स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज, अमेजिंग वेल्थ, हैविंग हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल एंड स्ट्रॉन्ग लीडर्स। अब हमारे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज जो है ज़्यादा पावरफुल है अदर्स से। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, अमेजिंग वेल्थ है, स्किल्ड अच्छी है, पीपल एजुकेटेड हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। उसी तरह जो राजास होते थे, जिन्होंने बिग सेक्रीफाइसेस करके अपने रूल को एक्सपैंड किया, अपने जो रूलिंग एरिया था उनको उसको एक्सपैंड किया, तो उन्हें कहा जाता था जनपदास। पहले तो सिर्फ जन थे, जो उनकी स्मॉल स्मॉल ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी उन्हें जन कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो उस ट्राइबल कम्युनिटी को उन लोगों ने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया तो उसको नाम दे दिया गया जनपदास। टर्म जनपदा वॉज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, जना मीनिंग कॉमन पीपल एंड पदा मीनिंग फुट। ओके, टू वर्ड से मिलके बनाए जनपदा। जन मीन्स कॉमन पीपल एंड पदा मीन्स फुट, मीन्स पैर। सो द टर्म जनपदा मीन्स द लैंड वेयर पीपल हैड टू सेट फुट ऑन एंड सेटल्ड इन, मीन्स जिसने अपने पैर जमा लिए। कहावत सुनिए पैर जमाना, कि इसने इस चीज़ में अपने पैर जमा लिए हैं। सो वो बात हो गई कि जिसने अपनी पकड़ कर ली है लोगों के ऊपर, टेरिटरी अपनी एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दी, उसे कहा गया जनपदा। In this way, small tribes of earlier period gave way to kingdom and rajas who were the protection of Jan or common people now became the protector of Janpada और land. इसी तरह से जो स्मॉल ट्राइब्स थे अर्लियर पीरियड में, उसने किंगडम का रूप ले लिया और जो राजा थे वो जन के प्रोटेक्टर बन गए, कॉमन पीपल के, और वो जनपदा के भी प्रोटेक्टर हो गए। जनपदा रिटेन द नेम ऑफ ट्राइब और द क्लैन। ठीक है, अब जनपदा हो गया। अब बिगर किंगडम कैसे बने? अब महाजनपद, महाशब्द लग गया, मीन्स जनपद से भी बड़ा, मीन्स उन्होंने अपनी टेरिटरी और बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर ली। सो अबाउट 2500 अगो सम राजास गैन कंट्रोल ओवर अदर जनपदास एंड thus carved out larger and powerful kingdoms known as महाजनपदास। अब जनपदास के ऊपर भी फिर आ गए महाजनपदास, जिसने बहुत सारे जनपदास को अपने कंट्रोल में कर लिया। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट इंक्लूड 16 महाजनपदास। ठीक है, जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट बुक्स है उसमें बताया गया है कि 16 महाजनपदास होते थे, जिसमें कि लिटरेरी सोर्सेज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड मेंशन वज्जी, मगध, कोसाला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती एज इम्पॉर्टेंट महाजनपदास। ठीक है, जो लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं उसमें बताए गए हैं ये सारे जो स्टेट से ये महाजनपदास थी। इस मैप में बताई गई है 16 महाजनपदास, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है। ओके, अब मेन फीचर्स क्या होते थे महाजनपदास के? मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी विथ फोर्ट्स और ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक, स्टोन बिल्ट अराउंड दैम। अब महाजनपदास का स्पेशल फीचर क्या होता था कि उनके पास एक कैपिटल सिटी होती थी। जैसे अभी इंडिया की है कैपिटल दिल्ली, ओके, ऐसे सभी कंट्रीज़ के अलग अलग कैपिटल्स है। वैसे उस समय जो ये महाजनपदास थे इनके पास अपनी एक कैपिटल सिटी भी होती थी, इनके पास फोर्ट्स भी होते थे जो कि ह्यूज वॉल्स के बने हुए थे वुड से, ब्रिक से या स्टोन से। जो रूलर्स होते थे वे वो फोर्ट को बिल्ट करते थे ताकि वो एनिमी से अपने पीपल को प्रोटेक्ट करके रख सके। दे मे हैव फाउंड इट ईजी टू कंट्रोल द लैंड एंड पीपल लिविंग विद इन द वॉल्स, क्योंकि वॉल्स के अंदर रहेंगे, मीन्स अपने अपने किले के अंदर रहेंगे तो वो लोग प्रोटेक्ट रहेंगे एनिमीज से, इसलिए उन्होंने किले बनाना स्टार्ट कर दिए। कुछ रूलर्स ने टॉल और स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाई ताकि वो अपनी वेल्थ और पावर शो कर सके कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, पावर है। उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े किले बनवाए। अ लॉट ऑफ प्लानिंग, मनी, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, लेबर वॉज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फोर्ट्स। अब फोर्ट्स बनाने तो उसके लिए मटेरियल भी लगेगा। मटेरियल मीन्स स्टोन, ब्रिक्स, वुड, जो भी चाहिए होता वो भी लगता था। फिर बनाने के लिए लेबर भी चाहिए, बनाएगा कौन? लेबर भी चाहिए रहता था और पैसा भी चाहिए रहता था। सो राजाज ऑफ महाजनपदास नीडेड टू प्रोटेक्ट दर वास्ट किंगडम फॉर विच दे स्टार्टेड मेंटेनिंग परमानेंट आर्मीज। अब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें आर्मी की भी नीड होती थी और आर्मी के लिए सोल्जर्स रखेंगे तो सोल्जर्स को सैलरी भी देनी पड़ती थी।
सो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन जनपदास एंड महाजनपदास। अब क्या सोर्सेज मिले इंफॉर्मेशन के? जो मटेरियल बिलोंग टू जनपदास एंड महाजनपदास, रिलीजियस बुक्स जो मिली उस टाइम पीरियड की, उससे हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में उनके सोशल स्टेटस कैसा था, वो लोग कैसा पैसा अर्न करते थे, क्या क्या वो अपने पास चीज़ें रखते थे। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या मिले? एक्सकेवेटेड ओल्ड हाउसेस मिले उन्हें, जो जनपदास के साइड से वहाँ से हाउसेस मिले, जिसके पुराना किला है दिल्ली में, हस्तिनापुर है मेरठ के पास इन उत्तर प्रदेश, एंड अतरंजी खेरा नियर इटा विच इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट पीपल इन दिस जनपदास लिव्ड इन हट्स। अब यहाँ पर कोई किले तो नहीं मिले ही नहीं है, लेकिन हट्स मिली, मीन्स लोगों ने हट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, तो वो लोग सेटल्ड हो गए थे वहाँ पर। Other material evidences indicate the people kept cattle and other animals, grew rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. उन लोगों को ये भी पता चला मटेरियल एविडेंसेस कि वो लोग कैटल्स को रखते थे, अदर एनिमल्स को भी रखते थे और ये सारे क्रॉप्स ग्रो करते थे। फिर उन्हें मिली पॉटरीज। द रिमेन ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट्स रिवील दैट पीपल मेड अर्दन पॉट्स इन 2 डिफरेंट कलर्स, ग्रे एंड रेड। अभी ये जो पॉटरी मिली इन साइड से ये भी पता चला उन्हें कि वो लोग अर्थन पॉट्स बनाते थे, मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो कि रेड और ग्रे कलर के होते थे। स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी भी मिली जिसे कहा गया पेंटेड ग्रे वेयर। एज द नेम सजेस्ट दिस वर ग्रे पॉट्स विद शाइनी एंड स्मूथ सर्फेसेस एंड हैड सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक डिजाइंस पेंटेड ऑन देम। ठीक है, पिक्चर में बताई गई ये प्रिंटेड ग्रे वेयर, इस टाइप की कुछ डिज़ाइंस बनी हुई होती थी इनके ऊपर। स्पेशल इवेंट्स पे लोग इन्हें यूज़ करते थे, जैसे स्पेशल फूड, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आया है इनके घर पे तो उसे फूड सर्व करने के लिए यूज़ की जाती थी। फिर ह्यूज वॉल्स के रिमेन्स भी मिले। ह्यूज ब्रिक वॉल्स फाउंड एट कौशाम्बी विच इज़ लोकेटेड नियर प्रेजेंट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उन्हें ह्यूज ब्रिक वॉल्स भी मिली हैं। पार्ट ऑफ दिस वॉल वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो, मीन्स 2500 साल पहले ये बनाई गई होगी, जो कि वहाँ पर उन्हें मिली है। इससे ये इंडिकेट होता है कि जो महाजनपदास थे रूलर्स, उन लोगों ने कैपिटल सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट्स बनाए थे यहाँ पर। ठीक है, फिर पंचमार्क्ड कॉइन्स भी मिले उन्हें। सेवरल पंचमार्क्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड विच माइट हैव बीन यूज्ड टू पे लेबरर्स एंड सोल्जर्स। दिस कॉइन्स माइट हैव बीन यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। इस टाइप के पंचमार्क्ड कॉइन्स मिले हैं उन लोगों को। पहले कोई ऐसी मशीन्स तो होती नहीं थी कि उनके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे ऐसा कुछ, तो वो सिर्फ एक सील टाइप के उसके ऊपर पंच कर देते थे। सो ये सिल्वर या कॉपर के ऊपर बनी हुई होती थी और ये वो लेबरर्स और सोल्जर्स को एज अ सैलरी पे करने के लिए यूज़ किए जाते थे, या कोई चीज़ खरीदनी या बेचनी हो तो उसमें ये कॉइन्स यूज़ किए जाते थे। फिर लिटरेरी और रिटर्न सोर्सेज जो मिले, लेटर वैदिक टेक्स्ट एंड अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर मेन लिटरेरी सोर्सेज दैट इन्फॉर्म अस अबाउट जनपदास एंड महाजनपदास। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है जो बुद्धिस्ट ने लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है जिसके बारे में हमें जनपद और महाजनपदास के बारे में इनसे पता चलता है। महाजनपदा ऑफ वजी हैज़ बिन मैंशनड इन अ फेमस बुद्धिस्ट बुक नेम्ड दिघा निकाया पसानिधि। A king of Kosala, Mahajanpada, who lived during the time of Buddha, has often been mentioned in the Pali text of the Buddhist. ठीक है, बुद्धिस्ट के जो बुद्ध जो थे उन्होंने जो बुक्स लिखी है उनमें इनके बारे में बताया गया है। फिर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब महाजनपदा जब बन गई उन लोगों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, उनके पास आर्मीज आ गई, उन्होंने फोर्ट्स बना लिए, तो अब उनके पास इनकम सोर्स क्या था, वो लोग पैसे कैसे कमाते थे क्योंकि सैलरी भी देनी पड़ती थी उनको। सो जैसे हमारी गवर्नमेंट को मनी की नीड होती ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, हमारी कंट्री के अंदर सेफ्टी दे सके, वैसे ही जो राजास होते थे महाजनपदा के उन्हें भी पैसों की नीड होती थी ताकि वो फोर्ट्स बिल्ड कर सके, किले बना सके, आर्मी मेंटेन कर सके। सो उनके किंगडम को मेंटेन करने के लिए, गिफ्ट्स देने के लिए, पीपल को ट्राइब्यूट देने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती थी। They needed a regular source of income for which they started collecting regular tax from the people. अब उन्हें एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए रहता था तो उन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। सो राजाज अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स टू कलेक्ट टैक्स। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करना स्टार्ट किए जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। अब टैक्स किस किस पर लगाते थे वो? मोस्ट ऑफ पीपल ऑफ महाजनपदास वर फार्मर्स। अब जो महाजनपदास में मोस्टली पीपल क्या थे? फार्मर्स थे, तो क्रॉप्स के ऊपर टैक्स लगाया जो कि लार्जेस्ट पार्ट था उनके इनकम का।
Farmers usually paid a tax known as भाग और शेयर which was usually 1/6 of what was grown. अब जो टैक्स लगाते थे उसे भाग या शेयर कहते थे, जो कि जो भी क्रॉप उन्होंने ग्रो करी है, प्रोड्यूस हुई है, उसका 1/6 पार्ट उन्हें एज अ टैक्स देना होता था. फिर जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उन पे भी टैक्स लगाया जाता था इन द फॉर्म ऑफ लेबर. फॉर एग्जाम्पल अ वीवर में हैव हैड टू वर्क विदाउट पेमेंट फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द राजा. अब जैसे कोई क्राफ्ट पर्सन है तो उससे एज ए लेबर टैक्स लिया जाता था, मीन्स उससे एक दिन फ्री में काम करवाया जाता था. हर मंथ एक दिन वो फ्री में काम करेंगे राजा के यहाँ पर. ठीक है. फिर जो हार्डर्स होते थे उन्हें एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस, मीन्स जैसे एनिमल प्रोड्यूस है, वुल निकला या दूध निकला, मिल्क निकला, तो वो उन्हें एज अ टैक्स राजा को देना पड़ता था. और जो हंटर गैदरर्स होते थे वो लोग फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता था वो राजा को गिफ्ट करते थे. टैक्स वॉज लेविड ऑन ट्रेडर्स फॉर गुड्स दे बॉट एंड सोल्ड. ट्रेडर्स जो होते थे उनके भी ऊपर टैक्स लगाया जाता था, जो गुड्स वो लोग खरीदते बेचते थे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था. सो ये अलग अलग तरह के टैक्सेस उन्होंने लगाना स्टार्ट किए, जिससे कि उनका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उन्हें मिलने लग गया. अब एग्रीकल्चर में भी चेंजेस आए. 2 मेजर चेंजेस आए उस समय एग्रीकल्चर में. जो अर्ली फार्मर्स होते थे वो वुडन प्लोशेयर यूज़ करते थे सॉइल को टर्न ओवर करने के लिए. जो बीज बोते उससे पहले उसको लैंड को प्लो से खोदते हैं ना, तो पहले वुडन यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में उन्होंने आयरन का बनाना स्टार्ट कर दिया और वो यूज़ करते थे, जिससे कि जो हैवी सॉइल होती थी वो ईजीली टर्न हो सके. ठीक है. जैसे कि ग्रेन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया. फिर जो फार्मर्स होते थे उन्हें जो अर्ली प्रैक्टिस होती थी पैडी ग्रो करने की वो डिसकंटिन्यू कर दी. वो फील्ड्स में सीड्स थ्रो करने लग गए. दे ग्रू सैपलिंग्स एंड देन ट्रांसफर डैम टू फील्ड्स. दिस हेल्प मोर प्लांट्स टू सर्वाइव एंड दस इंक्रीज द यील्ड. इस तरह से उनकी यील्ड में इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया. फिर अब केस स्टडी दी है मगध और वज्जी महाजनपदास की. महाजनपदास आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. सम लाइक मगध वर मोनार्कीज एंड वर रूल्ड बाय हेरिडिटरी किंग. अब जो मगध किंगडम था वो मोनार्कीज थी. वहाँ पर मोनार्की मीन्स जिसको कौन रूल करता है, किंग रूल करता है, और सब कुछ गवर्नमेंट किसके हैंड में होती है, किंग के हैंड में होती है, और वो हेरिडिटरी होता है. लाइक वज्जी वर रूल्ड बाय गण और संघ. लेकिन जो वज्जी किंगडम था वो कौन रूल करता था, गण और संघ. वेयर पावर वॉज एक्सरसाइज बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल मैन चूजन बाय द पीपल. जो उसमें गण सिस्टम में क्या होता था, जो पावर होती थी वो किसके हैंड में होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल के, जो पावरफुल मैन का ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप, उनके हैंड में पावर होती थी. और पावर इक्वली शेयर करते थे सब लोग. लेकिन मोनार्की में क्या होता है, सिर्फ किंग के हैंड में पूरा रूलिंग सिस्टम होता है. ठीक है. तो ये डिफरेंस हो गया मोनार्की में और गण या संघ में. सो पहले मगध का पढ़ेंगे. मगध जो था मोस्ट पावरफुल और इम्पोर्टेंट महाजनपद था, जो कि 200 ईयर्स तक चला. ईजी अवेलेबिलिटी थी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि वहाँ पर रिवर्स थे, फॉरेस्ट थे, आयरन और थे, और स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे जो कि मगध को हेल्पफुल होते थे प्रॉस्परस एंड गेन सुप्रीमेसी ओवर अदर महाजनपदास, ताकि वो अदर जो महाजनपदास थे उन पर सुप्रीमेसी अपनी मेंटेन करके रखें. जैसे कि रिवर थी वहाँ पर गंगा एंड सन विच फ्लोट थ्रू मगध मेड द लैंड फर्टाइल एंड प्रोवाइड एम्पल वाटर फॉर इरिगेटिंग क्रॉप्स. जो मगध के नियर गंगा रिवर थी, इसलिए वहाँ की लैंड फर्टाइल थी और वाटर भी बहुत सारा था जो कि क्रॉप्स इरिगेशन में काम आता था. तो वहाँ पर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होती थी, जिसकी वजह से टैक्स जो मिलता था राजा को वो अच्छा मिलता था. रिवर ऑल्सो प्रोवाइड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई. रिवर थी पास में तो वाटर सप्लाई भी कंटिन्यू था वहाँ पर. और रिवर जो था वो चीप वे होता है ट्रांसपोर्ट का पीपल और गुड्स के लिए, और एक नेचुरल बैरियर भी था जिससे कि किंगडम को एक्सटर्नल अटैक से वो लोग प्रोटेक्ट कर सके. फिर जो पार्ट्स थे मगध के वो थिक फॉरेस्ट से कवर थे, तो वहाँ पर प्लेंटी ऑफ वुड भी मिल जाता था उन्हें हाउस कार्ट्स चैरियट्स बनाने के लिए. जो एलिफेंट्स होते थे उन्हें भी वो लोग फॉरेस्ट से पकड़ के लाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे आर्मी के लिए. वहाँ पर आयरन ओर का डिपॉजिट भी अच्छा था, माइंस का, जिससे कि वो टूल्स और वेपन्स अच्छे से बना लेते थे वहाँ पर खूब सारे. फिर जो मगध था वो मोनार्की था, मीन्स रूल्ड बाय अ लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एबल रूलर्स. Bimbisara and his powerful son Ajatasattu were great conquerors. They made clever plans and used all their might to win Janpadas.
Later Mahapadma Nanda extended his kingdom till northwest part of the Indian subcontinent. Okay. फिर राजागृह इन प्रेजेंट डे बिहार में जो है वो कैपिटल थी मगध की कुछ बहुत सालों तक। फिर बाद में वो कैपिटल किसको शिफ्ट कर दी गई? पाटलिपुत्र को, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। ठीक है, तो मगध की कैपिटल पहले कौन थी? राजगृह, और बाद में कौन हो गई? पाटलिपुत्र। फिर जो लार्ज आर्मीज थी रूलर्स के पास महाजनपदास में 2300 ईयर्स अगो अलेक्जेंडर आए, जिन्होंने कॉन्क्यूर किया बहुत सारे रीजन को। इजिप्ट में, वेस्ट एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे भी उन्होंने अटैक किया, लेकिन उनके सोल्जर्स रिफ्यूज़ हो गए क्योंकि वो बियास रिवर पर को क्रॉस नहीं कर पाए। अटैक द किंगडम ऑफ द ईस्ट एज दे वर फियरफुल ऑफ फेसिंग द लार्ज आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स मेंटेन बाय द इंडियन रूलर्स। क्योंकि इंडियन रूलर्स के पास फुट आर्मी भी होती थी, एलिफेंट्स भी होते थे, चैरियट्स भी होते थे, तो इंडियन रूलर ने इतनी आर्मी को मेंटेन करके रख रखा था, तो वो अलेक्जेंडर उनसे डर गए और वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर लास्ट वन इज़ वज्जी। अब वज्जी में क्या था? यहाँ पे मोनार्की नहीं थी, कोई किंग नहीं था जो कि सब कुछ रूल करके रखे। ये कहाँ पर लोकेटेड है? वज्जी रिवर गंगा के नॉर्थ साइड में, जो कि अभी प्रेजेंट डे बिहार में है। और ये इनके फुट हिल्स कहाँ तक है? हिमालयस तक है, सदर्न नेपाल में। वैशाली इनकी कैपिटल थी, वैशाली वॉज इट्स कैपिटल। वज्जी हैड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड गण और संघ। ठीक है, वज्जी में किस टाइप की गवर्नमेंट थी? गण और संघ। टर्म गण मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड टर्म संघ मीन्स एन असेंबली और एसोसिएशन। गण का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मीन्स पीपल्स का ग्रुप, और संघ मीन्स होता है असेंबली या एसोसिएशन। तो टर्म गण संघ इज यूज्ड फॉर अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ग्रुप ऑफ मैन रूल टुगेदर इंस्टेड ऑफ वन किंग। सो गण संघ मीन्स क्या होता है? कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट होती है? जहाँ पे ग्रुप ऑफ मैन मीन्स मैन का ग्रुप रूल करता है बजाय एक सिंगल मैन के। मोनार्की में क्या होता है? एक सिंगल किंग रूल करता है, लेकिन गण संघ में ग्रुप ऑफ मैन रूल करते हैं। ईच मेंबर जो होता है उस ग्रुप के, उन्हें कौन सिलेक्ट करता है? पीपल जो कि क्षत्रिय फैमिलीज के होते हैं, जो कि जिसे हम राजा कहते हैं। राजास वर नॉट हेरिडिटरी। ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड मेट इन असेंबलीज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। अभी ये हेरिडिटरी नहीं होता था कि कोई राजा बन गया तो उसी का बेटा फिर से राजा बनेगा। वो लोग कलेक्टिवली एक रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, असेंबली में सब लोग मीटिंग करते थे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे, डिस्कशन होती थी, डिबेट होती थी। जो वुमेन होती थी उन्हें असेंबली में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं था। वज्जी गण संघ वॉज अ यूनियन ऑफ डिफरेंट क्लैंस ऑल ऑफ विच रूल्ड इंडिपेंडेंटली। हाउएवर अ डिसीजन वॉज टेकन कलेक्टिवली इन असेंबली। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ बुद्ध एंड महावीर हेल्ड फ्रॉम गण संघ। ठीक है, गण संघ में क्या होता था? यूनियन होता था डिफरेंट क्लैंस का, जो कि इंडिपेंडेंटली रूल करते थे, और जो डिसीजन होता था वो कलेक्टिवली लिया जाता था असेंबली में। मीन्स कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली डिसीजन नहीं लेगा, कलेक्टिवली वो लोग डिसीजन लेते थे। मीन्स ग्रुप में जितने भी पीपल होते थे सब लोग डिसीजन लेते थे मिलकर। और जो बुद्ध और महावीर है वो भी गणसंघ में ही आते थे, उन्हीं के रूलर्स थे ये लोग भी। अकॉर्डिंग टू फेमस बुद्धिस्ट बुक दिघ निकाया, बुद्ध held that no power can defeat Vajjis as long as they held frequent assemblies to take collective decisions and followed the set rules. जो बुद्धिस्ट की फेमस बुक है दिघ निकाया, उसमें उन्होंने बताया है कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता था वज्जिस को। क्यों? क्योंकि वो लोग फ्रिक्वेंटली असेंबली बनाते थे, कलेक्टिवली डिसीजंस लेते थे और फिर रूल्स सेट करते थे। जो पावरफुल किंगडम्स थे वो गणसंघ पर अटैक करते थे, लेकिन दे सर्वाइव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अबाउट 1500 ईयर्स अगो द गुप्ता रूलर्स कंक्वर्ड द लास्ट गणसंघस। ठीक है, 1500 साल पहले जो गुप्ता रूलर्स आए उन्होंने लास्ट गणसंघ को कॉन्कर कर लिया। ओके, अंडरस्टूड।